मैं प्रदीप सर। मैंने कल आपको एक केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाया था, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ाया था केमिस्ट्री में, जो काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगा वीडियो, और कमेंट भी काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे किए हैं, ताकि हमें बहुत नई ऊर्जा भी मिली है। आज एक हम टॉपिक बायोलॉजी का पढ़ा देते हैं। एक सेशन है कि मैं एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायोलॉजी पढ़ा दिया करूँगा आपको। जिन जिन टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं अभी। जब तक कोई मतलब कोचिंग का वो नहीं आ जाता है, जब ऐसे टाइमिंग आ जाएगी कोचिंग की, तो फिर शुरुआत से ही सिलेबस कराया जाएगा, मतलब लेसन बाई लेसन फिर पढ़ाया जाएगा, पूरा लेसन पढ़ाया जाएगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अब जैसे टॉपिक कोई बता देता है तो टॉपिक बाई टॉपिक हम आपको लेक्चर देते रहते हैं। आज हम बायोलॉजी में आपको पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी में हम आपको आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसे कहते हैं अपन लोग रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे जिसको? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 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 का मतलब आप लोग सब समझते हैं। मैंने क्लास में समझाया, 10th क्लास वाले बच्चों को भी समझाया, क्लास 10th वाले बच्चों को भी मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया, ठीक है ना। और क्लास 12th वाले बच्चों को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। क्लास 12th वाले बच्चे विशेष कर ध्यान रखेंगे, क्योंकि उन्हें एग्जाम देना है बायोलॉजी, है ना, पेपर उनका होना है बायोलॉजी का। आज देखना कितनी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी यहाँ पर, है ना। ट्विंस बीबी के बारे में भी पढ़ाएंगे, है ना। देखो, अब रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये बात आती है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। जनन किसी किसी किताबों में लिखा रहता है प्रजनन, समझ गए ना बात को, प्रजनन भी लिखा रहता है। जनन या प्रजनन, इसको जनन को रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन को भी रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब प्रजनन या जनन किसे कहते हैं आपको मालूम है? डेफिनेशन मैंने क्लास में बताई थी कि समस्त प्रकार के जीव जो इस पृथ्वी पर जीवित हैं, वो अपने ही समान जीवों को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। इस होने वाली प्रक्रिया को जनन कहते हैं। फिर एक बार समझो, इस संसार में जीवित समस्त प्रकार के जीव जो इस संसार में जीवित हैं, मैंने एक दिन बायोलॉजी के लेक्चर में बताया था कि संसार में वही जीव जीवित है जो ऑक्सीजन गैस को लेता है और CO2 गैस को छोड़ने का काम करता है, वही जीवित जीव है ना। तो इस संसार में जीवित जीव, बहुत अच्छी डेफिनेशन, बहुत अच्छी परिभाषा है। अगर आप इसको सीख लेंगे तो कभी भूलने वाली भी नहीं है, आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी ऐसी परिभाषाएं हैं, ठीक है ना। एकदम रटने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं, एकदम ऐसे सोच कर समझ कर हमेशा के लिए आप अपने साथ इन परिभाषाओं को रख सकते हैं, डेफिनेशनों को रख सकते हैं। जनन या रिप्रोडक्शन, मतलब जनन या प्रजनन किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन। बहुत सिंपल सी बात कि समस्त प्रकार के जीव जो इस संसार में जीवित हैं, वो अपने ही समान जीवों को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। इस होने वाली प्रक्रिया को प्रजनन या जनन कहते हैं। आपको बता दें कि हर एक एनिमल में, कोई भी एनिमल हो, हर एक एनिमल में एक विशेष प्रकार की पावर हुआ करती है। एक विशेष प्रकार की पावर का मतलब एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उसके पास है। इस विशेष प्रकार की ऊर्जा के कारण वह जीव अपने ही समान जीवों को जन्म दे सकता है। समझ गए ना बात को? तभी तो उसके वंश की निरंतरता लगातार बनी रहेगी, नहीं तो वो किसी जीव को जन्म नहीं देगा तो उसका तो वंश नष्ट नहीं हो जाएगा फिर, ठीक है ना। ऐसी भी दूसरी परिभाषा किताब में लिखी रहती है कि समस्त प्रकार के जीव अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं। इस होने वाली प्रक्रिया को प्रजनन या जनन कहते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए इस परिभाषा को, बहुत आसान, कि समस्त प्रकार के जीव अपने ही समान जीवों को जन्म देने की उनमें विशेष प्रकार की क्षमता होती है। इस होने वाली क्रिया को या इस होने वाली प्रोसेस को प्रजनन या जनन कहते हैं। उनकी वंश की निरंतरता बनी रहे, ऐसा करेंगे तो उनकी वंश की निरंतरता लगातार बनी रहेगी, उनका वंश पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा। उनके दादा से पापा का जन्म हुआ, पापा से हम लोगों का जन्म हुआ, हम लोगों से किसी और का जन्म हो जाएगा। मतलब कहने का वही कि वंश की निरंतरता लगातार बनी रहती है। अर्थात मनुष्य का जो इस पृथ्वी पर रहने का तरीका है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमवार चला आता है, लगातार चलता रहता है। इसे अपन लोग कहते हैं क्या? प्रजनन। अच्छा, अब प्रजनन या जनन कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और गौर करें और थोड़ी इसको गहराई में समझें। जनन जो है, रिप्रोडक्शन जो है, जनन को कितने प्रकार का जनन हो सकता है? जनन 2 प्रकार का हो सकता है। लैंगिक जनन, आपको मालूम होना चाहिए, लैंगिक जनन, और दूसरा हो सकता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन बहुत सिंपल सी बात, क्लास से मैंने समझाया। लैंगिक जनन इस इंग्लिश में कहते हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या इंग्लिश में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब लैंगिक जनन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब अलैंगिक जनन। अब किसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? लैंगिक जनन किसको बोलेंगे? और अलैंगिक जनन किसको बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे भाई?
सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा जनन होता है जिसको पूरा करने के लिए सोचो दिमाग से अब सब लोग, मैंने कहा कि लैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसको पूरा करने के लिए एक मेल, बहुत सिंपल सी बात, एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती है। जब कोई एक मेल किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करेगा तब इस जनन को पूरा वो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है, बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, परिभाषा को बना सकते हैं कि ऐसा जनन जिसको पूरा करने के लिए एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती है, ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। समझ गए ना बात को? लैंगिक जनन के दौरान जिन जंतुओं का या जिन जीवों का जन्म होता है वो कैसे होते हैं? विविपेरस कहलाते हैं। विविपेरस, जो लिखा विविपेरस कहलाते हैं। विविपेरस का मतलब क्या? स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी ही हमेशा लैंगिक जनन की प्रोसेस को करते हैं, मालूम होना चाहिए आपको। विविपेरस होते हैं, इसका मतलब स्तनधारी का मतलब आपको पता है स्तनधारी किन्हें कहते हैं? ये भी समझा दें। विविपेरस ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को जन्म देने के बाद अपने बच्चों को अपनी दुग्ध ग्रंथियों की सहायता से दूध पिलाने का काम भी करते हैं, उन्हें कहते हैं विविपेरस। समझ गए ना बात को? क्या कहते हैं उनको? विविपेरस। एक बार फिर इसको समझ लीजिए पूरे जनन को। लैंगिक जनन इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा जनन जिसको पूरा करने के लिए एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती, मतलब दो लोगों की आवश्यकता है जिसमें से एक मेल है, एक क्या है? फीमेल है। ऐसा जनन जिसको पूरा करने के लिए एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन लोग इस प्रोसेस को विविपेरस भी कह सकते हैं। विविपेरस का मतलब क्या? स्तनधारी। स्तनधारियों में क्रिया संपन्न होती है, क्योंकि स्तनधारी जो हुआ करते हैं, स्तनधारी अपने ही समान बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को जन्म देने के बाद उन बच्चों को अपनी दुग्ध ग्रंथियों की सहायता से दूध पिलाने का काम भी करते हैं। ऐसे जनन को अपन लोग कहते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए ना बात को? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा भाई? कितनी उम्र में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है? थोड़ी और गहराई में चलें और बता दूं मैं थोड़ा आप लोगों को याद रखने के लिए। वीडियो देखना भरे, देखकर आप लोगों को सब बनने लगेगा। इसको रटना नहीं है ना, किसी कॉपी में नोट करके रखना, क्योंकि मैं तो आपको पहले नोट कराया है सब कुछ, है ना। हर चीज़ एक एक चीज़ मैंने बारीकी से आपको नोट कराई है क्लास में। नोट नहीं करना है, बस इसको समझना है, देखना बस है वीडियो को। पूरा वीडियो देखेंगे, हर एक बात आपके दिमाग में चलेगी। ऐसे क्वेश्चन आपसे कोई पुटअप करेगा तो आपको बेहिचक फिर बनने लगेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसके गहराई में बात करें, देखा जाए कि लैंगिक जनन की प्रोसेस बॉयज़ एंड गर्ल्स में कब से संपन्न हो सकती है? जब किसी बॉयज़ की उम्र, मालूम होना चाहिए, देखो जो लिखा बॉयज़, जब किसी लड़के की उम्र मान लो 14 से 16 वर्ष हो जाती है तो वह जनन को आराम से कर सकता है। जब किसी लड़की की उम्र, गर्ल्स की उम्र, ठीक है ना, जब किसी गर्ल्स की उम्र 14 से या 13 से, मान लो 13 से 16 वर्ष हो जाती है तो वो इस प्रोसेस को करने के लिए तत्पर हो सकती है। अर्थात जब लड़के की उम्र 14 से 16 वर्ष हो जाए, जब लड़की की उम्र 13 से 16 वर्ष हो जाए तो ये लैंगिक जनन की प्रोसेस को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी लड़की की उम्र 14 से 16 वर्ष हो जाती है तो उसमें क्या शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं, अर्थात शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। जब किसी लड़की की उम्र 13 से 16 वर्ष हो जाती है तो उस लड़की में ओवम मतलब अंडाणु, देखो जो लिखा ओवम लिखा ना, ओवम मतलब अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है। उसके अंडाणु मैच्योर होने लगते हैं, फैलोपियन ट्यूब में उनके अंडाणुओं का परिपक्व होना बिल्कुल शुरू हो जाता है। अंडाणु फैलोपियन ट्यूब से बाहर आने लगते हैं, और जब बाहर आने लगते हैं, जब कोई अंडाणु फैलोपियन ट्यूब से बाहर आएगा, उस अंडाणु के साथ जब कोई शुक्राणु रिएक्शन करेगा तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी भाई? लैंगिक जनन की प्रोसेस तो पक्का है, हो जाएगी। फिर समझ गए ना बात को? ये रिएक्शन मैंने आपको क्लास में समझाया, ये प्रक्रिया एक निश्चित टाइम पर हुआ करती है गर्ल्स में। आपको बता दें एक मैक्सिमम टाइम होता है गर्ल्स में, उस मैक्सिमम टाइम पर गर्ल्स से ओवम रिलीज करने का कार्य करती हैं। एक मैक्सिमम टाइम पर गर्ल्स ओवम रिलीज करेंगी, और जब कोई मेल किसी फीमेल के साथ ऐसे टाइम पर संबंध बनाता है तो वो फीमेल फिर क्या हो जाती है? प्रेगनेंसी को धारण कर लेती है, फिर वो अपने ही समान एक नए शिशु को जन्म देती है। इस पूरी प्रक्रिया को अपन लोग कहते हैं बच्चों लैंगिक जनन, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तो आप समझ गए होंगे, पक्का विश्वास है मुझे, इतना मैंने आपको गहराई में बताया डिटेल में। अब इस जनन को आप लोग समझ गए होंगे पक्का कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। समझ गए ना बात को? और भी गहराई में बहुत सी बातें बताएंगे। अब नेक्स्ट देखो भाई,
नेक्स्ट है अलैंगिक जनन, किसे बोलेंगे? अलैंगिक जनन का मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो नाम से हो रहा चर्चित एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा जनन, ए का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल उसका देखो नाम है। एसेक्सुअल का मतलब हो गया अकेला, है ना, ए का मतलब कह सकते हैं अकेला, ठीक है ना। ऐसा जनन जिसको पूरा करने के लिए एक मेल या एक फीमेल दोनों में से किसी एक की आवश्यकता होती है तो उसमें एक मेल एक फीमेल, मेल भी कर सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और फीमेल भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कर सकती है। उसमें भी एक विशेष प्रकार की क्षमता है, मेल में भी एक विशेष प्रकार की क्षमता है। जैसे अमीबा की हम लोग बात करें, अमीबा की बॉडी को अगर तुम काट दो, देखो अमीबा आप लोगों को क्लास में मैंने बना के सिखाया, किसी भी बिना आकृति का अमीबा होता है ना भाई, देखो बिना आकृति का अमीबा मैंने बना दिया। अमीबा से किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट को आप काट दो, इससे नए जीव का निर्माण हो जाएगा। यहाँ से कट लगा दोगे, इससे एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। कौन सी प्रोसेस है भाई? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो, समझ गए ना बात को। युगलिनी नाम सुना? युगलिनी को देखो तुम, युगलिनी के तुम काफ़ी टुकड़े कर दो, युगलिनी से नए नए जीवों का निर्माण हो जाता है भाई। तो ये भी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। तो इसकी डेफिनेशन की हम लोग बात करें, डेफिनेशन देखें, ऐसा जनन जिसको पूर्ण करने के लिए, जिसको पूरा करने के लिए एक मेल या एक फीमेल दोनों में से किसी एक की आवश्यकता होती है, ऐसे जनन को अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। मतलब कहने का जितने भी एक कोष की जीव हैं वो सारे के सारे जीव अलैंगिक जनन की प्रोसेस को करते हैं। अलैंगिक जनन का मतलब ये है कि उन जीवों की बॉडी से, उन जीवों के शरीर से, उन जीवों की शरीर का कुछ भाग कटकर अलग हो जाता है, जिससे नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रोसेस को अलैंगिक जनन कहते हैं अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ गए ना बात को। अब जितने भी जीव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं, और समझ लो गहराई में भाई, जितने भी जीव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को करते हैं वो कहलाते हैं ओविपेरस। ये लिखा देखो, ओविपेरस साफ साफ शब्दों में लिखा, वो कहलाते हैं ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या होता? अंडज। समझ गए ना बात को। अंडों से बच्चों को जन्म दिया, समझ गए ना बात को। तो इसके अंतर्गत वो आएंगे ओविपेरस, मतलब जिनसे अंडों से बच्चों का जन्म हुआ है वो उन्हें ओविपेरस बोलेंगे। भाई ऐसे जीव जो जीव अंडों से बच्चों को, इसके बारे में बता रहे, ऐसे जीव ओविपेरस के बारे में, ऐसे जीव जो जीव अंडों से बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को जन्म देने के बाद उन बच्चों को अपनी दुग्ध ग्रंथियों की सहायता से दूध पिलाने का कार्य नहीं करते हैं, उन जीवों को अपन लोग कहते हैं क्या? ओविपेरस। समझ गए ना बात को। बेबीपेरस मैंने पहले बताया आपको कि ऐसे जीव जो अपने ही समान बच्चों को जन्म दें और अपने ही समान बच्चों को जन्म देने के बाद अपने बच्चों को अपनी दुग्ध ग्रंथियों की सहायता से दूध पिलाने का काम करें, बेबीपेरस। जो ना पिलाएं, ओविपेरस। अर्थात अंडों से बच्चों को जन्म दें और जन्म देने के बाद अपने बच्चों को अपनी दुग्ध ग्रंथियों की सहायता से दूध पिलाने का कार्य ना करें, ओविपेरस कहलाते हैं। ओके, तो ये देखना आप लोगों ने जनन को समझा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मैंने समझाया आपको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मैंने आपको समझाया। समझ गए ना बात को। अब दोनों एक काफ़ी चर्चित टॉपिक रहता है, आपको पता होना चाहिए कि आप लोग देखते रहते हैं कि सर जिस टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा, क्लास में मैंने आपको बताया टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में मैंने बताया था कि टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसे भी हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी मतलब कोई ऐसी फीमेल है जिसको इंटरली थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वो अपने गर्भाशय से बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, तो ऐसी महिलाएं क्या करती हैं, अपने शरीर से अपने ओवम को निकलवा कर और अपने हस्बैंड का स्पर्म लेकर उसका मैच्योराइजेशन, मतलब उसको मैच्योर करा लेते हैं बाहर, है ना, लैब में ट्यूब की सहायता से उसको मैच्योर करा लिया। मैच्योर कराने के बाद जैसे उड़ीसा में बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, बहुत सी महिलाएं ऐसा काम करती हैं उड़ीसा में, ठीक है ना। तो मैच्योर करा लिया ओवम और स्पर्म को और ऐसी महिलाओं में उनके गर्भाशय में प्रवेश करा देते हैं जो बहुत ही गरीब हुआ करती हैं, ठीक है ना। उनके गर्भाशय में ओवम और स्पर्म को प्रवेश करा दिया। अब कुछ समय के बाद, मतलब 9 माह के बाद एक नए बच्चे को वो जन्म देंगी और जिनका ओवम और जिनका स्पर्म है फिर उस जन्म लिए बच्चे को वो लेकर चले जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, मैंने क्लास में भी बताया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे जुड़वा बच्चे, आप लोगों ने सुना होगा नाम जुड़वा बच्चे। देखो इसको थोड़ा और बता देते हैं, काफ़ी लोगों को भूलता है जी क्लास में। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, देखो ज़रा गौर करो, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है, समझ गए ना बात को। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्विंस, ठीक है ना। ट्विंस माने जुड़वा बच्चे, समझ गए ना बात को। ट्विंस जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, समझ गए। देखो भाई जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, बहुत आसान टॉपिक है ये तो। जुड़वा बच्चे किसी फीमेल को कैसे हो जाएंगे, जब किसी फीमेल को बहुत समय से बच्चे नहीं हो रहे हों, ठीक है ना। ये समझ लीजिए आप, जुड़वा बच्चे 100 में 80, मतलब 1/80 का रेशियो चलता है, समझ गए ना बात को।
1/80 मतलब 80 महिलाओं में से किसी एक महिला को जुड़वा बच्चा हो सकता है। समझ गए ना बात को, जुड़वा बच्चा हो सकता है। फिर आप लोग कभी कभी पूछते हैं सर कि किसी किसी महिला को तो सर 3 बच्चे होते हैं, तो उसका रेशियो देखना कैसे चलेगा? 1/80 का ट्वाइस मतलब इतना, इसमें 3 हो सकते हैं। मतलब इसका आप लोग स्कोर करके देख सकते हो, इतनी महिलाएं जब होंगी उनमें से 3 बच्चे किसी महिला को हो सकते हैं। और देखा होगा आप लोगों ने, कभी कभी आप कहते हैं कि सर किसी किसी महिला को तो 4 बच्चे हो जाते हैं, तो 4 बच्चे का मतलब देखना 80 का क्यों कर देंगे, इतनी महिलाएं होंगी। अब समझ लो आप उसका गुणा करेंगे तो अब इतनी महिलाएं होंगी, तो इतनी महिलाएं में से कोई 2-3 महिलाएं ऐसी होंगी, 1-2 महिलाएं ऐसी होंगी जो कम से कम 4 बच्चों को जन्म दे सकती है। कोई एक महिला होगी जो कम से कम 4 बच्चों को जन्म दे सकती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बार फिर सुन लो, जुड़वा बच्चे जब किसी महिला को बहुत समय से बच्चे नहीं हो रहे हों, जैसे किसी किसी महिला की उम्र मान लो मैक्सिमम किसी किसी महिला की उम्र 35 वर्ष हो जाती है, उसको फिर भी कोई संतान नहीं हुई है, ठीक है ना। अब इस उम्र के बाद कोई जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें लगभग संभावना रहती है कि 2 बच्चों को वो जन्म दे सकती है। किसी किसी महिला की उम्र लगभग 42 साल हो जाती है भाई, फिर भी उसको बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है ना। फिर कारणवश अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसी महिलाएं भी 2 या 3 बच्चों को जन्म दे सकती हैं। अब 2 या 2 बच्चे जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं इसको बताते हैं। देखो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, देखो आपको मालूम है कि जो आप लोगों ने ऐसे क्लास में मैंने सिखाया है आपको, क्लास में मैंने बनाकर सिखाया है आपको, क्लास में मैंने सिखाया है बनाकर ऐसे करके, ठीक है ना। देखो मैं सिखा देता हूँ, अभी भी बना के दिखा देता हूँ आपको, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे सी बनाया है, जैसे अपन लोग कहते हैं क्या, ओवरी सिखाया कि नहीं सीखा, कि नहीं सीखा। देखो ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना। ये भी फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब ऐसे करके, ये फैलोपियन ट्यूब देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर एक्स का निर्माण हो रहा कि नहीं हो रहा। फैलोपियन ट्यूब, अगर फैलोपियन ट्यूब के बारे में थोड़ा समझो भाई, सब लोग गौर करना। फैलोपियन ट्यूब, ये भी फैलोपियन ट्यूब है, ये भी फैलोपियन ट्यूब है। एक नलिका, ये भी नलिका है, ये भी नलिका है, समझ गए ना बात को, जिससे अंडाणु परिपक्व होकर आगे की ओर आते हैं, समझ गए ना बात को। ये भी फैलोपियन नलिका है जिससे अंडाणु परिपक्व होकर आगे की ओर आते हैं। इसमें अर्थात कहने का मतलब ये मेरा कि इसमें अंडाणु मैच्योर हुआ करते हैं और महिलाओं के पास तो अंडाणु हुआ करते हैं, समझ गए ना बात को। ओवम फॉर्मेशन ऑफ फीमेल, महिलाएं ही ओवम का निर्माण करती हैं, उनकी बॉडी के अंदर होता है। मेल क्या करते हैं, सिर्फ स्पर्म का निर्माण कर, स्पर्म का मतलब क्या, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। महिलाएं अंडाणुओं का निर्माण करती हैं। अब देखो भाई जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं, जब कोई स्पर्म मान लो गया, जब कोई स्पर्म ओवम के साथ रिएक्शन करने के लिए गया। एक बात और समझ लो, थोड़ा सा और गहराई में चलें, बहुत सी गहराई है बायोलॉजी में, जितनी गहराई में आप लोग जाओगे उतनी गहराई पकड़ते रह जाओगे। बायोलॉजी का मतलब क्योंकि वो है। अब देखो किसी किसी फीमेल को बहुत समय से बच्चा नहीं होता है, उसका कारण है, बहुत समय से किसी किसी फीमेल को बच्चा नहीं होता है, कारण बस ये हो सकता है उसका कारण कि उसके जो हस्बैंड है, उसका जो मेल है, उसके मेल का जो स्पर्म है ना भाई, उसके मेल का स्पर्म ही मजबूत नहीं है। स्पर्म का मतलब शुक्राणु, जब तक शुक्राणु में टेल मतलब पूंछ ना हो तब तक वह मैच्योर शुक्राणु नहीं कहलाता है, क्योंकि उसकी पूंछ में ही उसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपको बता दें माइटोकॉन्ड्रिया उसको विशेष प्रकार की ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है ना। तो ऐसी भी कंडीशन हो जाती है किसी किसी महिलाओं की काफ़ी समय तक बच्चा नहीं होता, उसका अंडाणु तो बहुत मैच्योर है, लेकिन जो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है शुक्राणु, वो शुक्राणु बहुत ही क्या है, वीकनेस से कमज़ोर है। इसकी वजह से इस अंडाणु के पास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है और शुक्राणु के पास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा नहीं है, बट शुक्राणु इस अंडाणु के पास जाता है और अंडाणु इस शुक्राणु को नष्ट कर देता है, जिससे वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। ऐसा भी कारण है। और किसी किसी फीमेल में ये भी देखने को मिलता है, अभी मेल की बात बता दी, फीमेल में भी देखो। अब किसी किसी मेल का स्पर्म तो भाई बहुत क्या है, बहुत मजबूत है, किसी किसी मेल का स्पर्म तो बहुत मजबूत है, लेकिन किसी किसी फीमेल का क्या है, अंडाणु क्या है, बहुत लो क्वालिटी का है, उसके पास एक विशेष प्रकार की एनर्जी नहीं है। या किसी फीमेल की फैलोपियन ट्यूब बहुत क्या हो गई है, बहुत पतली हो गई है, उसके अंडाणु बाहर आ ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे रिएक्शन करेंगे भाई शुक्राणुओं के साथ, कंडीशन है ना। तो ऐसी महिलाओं को भी काफ़ी समय तक बच्चा नहीं हुआ करता है ना। ऐसी महिलाओं को भी काफ़ी समय तक बच्चा नहीं हुआ करता है। मतलब कहने का ये कि अगर स्पर्म में थोड़ी कमी है तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, अगर ओवम में थोड़ी कमी है तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। समझ गए ना बात को। अब देखो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, ट्विन बेबी कैसे होते हैं। ट्विन बेबी का मतलब देखो, अब मान लो कोई एक ओवम आया
एक ओवम आया, इस ओवम ने क्या किया, इस ओवम ने इसके साथ, किसके साथ, स्पर्म के साथ, स्पर्म के साथ ओवम, देखो जे लिखा, ओ का मतलब ओवम, एस का मतलब स्पर्म। कोई स्पर्म आया, इस ओवम के साथ उसने रिएक्ट किया, रिएक्शन की, दोनों आपस में मिले। जब कोई स्पर्म, देखो जो लिखा, स्पर्म किसी ओवम के साथ, देखो स्पर्म प्लस ओवम लिखा मैंने, जब कोई स्पर्म किसी ओवम के साथ मिलता है तो किसका निर्माण होता है भाई, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का मतलब क्या है, भ्रूण का निर्माण होता है। समझ गए ना बात को, भ्रूण का निर्माण होता है। एक बार भ्रूण का निर्माण हो गया, अब देखना एक तो भ्रूण बन गया, लेकिन क्या हुआ, सुनो बात को, कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, कुछ टाइम के बाद एक ठो ओवम और बाहर आ गया फैलोपियन ट्यूब से, एक ठो ओवम और बाहर आ गया फैलोपियन ट्यूब से, तो क्या हो गया, अब देखना एक ठो ओवम और बाहर आ गया फैलोपियन ट्यूब से, तो इसने क्या किया, स्पर्म, एक स्पर्म और चला गया उसके पास, तो ऐसे में क्या, ओवम स्पर्म के साथ दोबारा भी मिल जाता है, तो फिर से एक भ्रूण का निर्माण हो गया, अर्थात फिर से एक जाइगोट बन गया, फिर से एक जाइगोट क्या हो गया, बन गया। तो ऐसे में क्या हो जाते हैं, एक नहीं बल्कि दो बच्चे हो जाते हैं। अब ये दोनों बने हुए भ्रूण कहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं, कहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं, यूट्रस मतलब गर्भाशय में प्रवेश कर जाते हैं। जब ये दोनों बने हुए भ्रूण यूट्रस में प्रवेश कर जाते हैं, अब देखो दो भ्रूण हैं, तो दोनों भ्रूणों से बच्चों का, दो बच्चों का जन्म हो जाता है, जिसे अपन लोग कहते हैं क्या, ट्विन बेबी। समझ गए ना बात को, अर्थात हिंदी में बोलेंगे इसको जुड़वा बच्चे। समझ गए ना बात को। और एक बात सुन लीजिए, मैंने आपको ये समझाया, अभी इसके ऊपर एक विशेष क्लास ले लेंगे हम आपको, ठीक है ना। अभी ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में समझाया। आज थोड़ा सा एक दिन इसके ऊपर बड़ा वीडियो मैं बनाकर समझाऊंगा, बहुत लंबा टाइम लेकर, एक एक बातें वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए, थोड़ा सा लास्ट में बता दें कि जो भी ट्विन बेबी हुआ करते हैं, जुड़वा बच्चे हुआ करते हैं, वैसे तो मैक्सिमम देखो, वैसे मैक्सिमम आप लोग देखते हैं कि वैसे मैक्सिमम प्रेगनेंसी जो डिलीवरी होती है वो 40 हफ्तों में हो जाती है, 40 हफ्तों में हो जाया करती है। लेकिन जब जब किसी फीमेल के अंदर दो बच्चे पल रहे हों तो उनकी डिलीवरी 37 हफ्ते में हो सकती है, या 37 से भी कम किसी किसी फीमेल में तो 34 हफ्ते में भी उनकी डिलीवरी हो जाया करती है, जब किसी को जुड़वा बच्चे होना हो तो। समझ गए ना बात को, इसका भी पॉइंट को भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो ऐसे बच्चों, कुछ मैंने आपको टर्म्स बताए हैं, इस प्रकार से जुड़वा बच्चे भी हो सकते हैं, ट्विंस बेबी जिसे अपन लोग कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक विशेष क्लास देने का हम काम करेंगे आपके साथ। इसको थोड़ा आज समझिएगा, एक ललक पैदा करिएगा इस चीज़ को समझने के लिए। कल केमिस्ट्री होगा, इसके बाद परसों इसके ऊपर एक विशेष क्लास समझाएंगे आप सबको। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद।